हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है पीडीएफ क्लासेस में। और यहाँ पर हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम ऑल एग्जाम कवर करेंगे, जितने भी आपके वनडे एग्जाम आपके रहेंगे उसके अंदर जितने भी ऑल एग्जाम रहेंगे वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो रिवीजन के आधार पर पढ़ाया जाएगा। मतलब मैं इस चीज़ का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर कभी आपको रिवीजन करना है तो आप यहां से जरूर रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले। और मैं आपसे 100% क्वेश्चनों के लगने की गारंटी तक लेता हूं, ठीक। यहां पर जो आपको पढ़ाया जाएगा नोट्स के माध्यम से पढ़ाने का उद्देश्य मात्र हमारा यही है कि हम आपका लगभग 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट रिवीजन करा दें। एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और 5-6 है, मतलब 5-6 क्लास के अंदर हम कराएंगे। और इन क्लासेस को आप 1 से 2 दिन में कवर भी कर सकते हैं। भाई मान लीजिए 6 क्लासेस मैंने बनाई तो 6 क्लास में आप रोजाना 3-3 क्लास देख के भी कवर कर सकते हैं, ठीक। तो आपका मिनिमम टाइम में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। इस उद्देश्य के साथ हम ये नोट्स पर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो असल में क्या होता है, जो पॉलिटी शब्द है ना, इंडियन पॉलिटी अलग चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। जितनी भी इंडियन पॉलिटी है इसके अंदर ये व्यवस्था होती है कि भारत के अंदर शासन करने के लिए कौन कौन से संघ बनाए गए शासन के लिए, ठीक है। जैसे संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार भी बोल देते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक, लोकल स्थानीय सरकार। और इसके बाद आता है एक जुडिशरी मतलब हो जाएगा तुम्हारा न्यायपालिका, ठीक है। जुडिशरी में क्या आता है आपका, न्यायपालिका, ठीक। अब आगे की बात करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहीं पर अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम में जाना आप, एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा क्या, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इंडियन पॉलिटी एकदम अलग चीज है, ठीक। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम वो चीजें पढ़ते हैं जो, मतलब इंडियन पॉलिटी के अंदर हम केवल वे चीजें पढ़ेंगे जो हमें कवर करनी है, किसके अंदर, सरकार से संबंधित, सरकार किस तरीके से शासन करती है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम वे चीजें कवर करेंगे जिसके अंदर उन सरकार को चलाने के लिए नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई गई, है ना। क्या बनाई गई, व्यवस्था बनाई गई। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक। निम्न में से कौन इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं, ये इस हमें तैयारी आज से ही करके चलनी पड़ेगी, ठीक, कि सर ये क्वेश्चन आपको कैसे कवर अप करने हैं, ठीक। तो इंडियन पॉलिटी का हिस्सा क्या क्या है सर, संघ सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका है, ठीक। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कौन है कौन नहीं है। जैसे कभी आ जाए कि बताइए संविधान का हिस्सा क्या है, तो संविधान का हिस्सा संवैधानिक विकास है, ठीक, भाई संविधान बना कैसे है, ठीक। इसके अंदर ही आता है आपका संविधान सभा आती है, इसी के अंदर आता है आपका इसी के अंदर भाग अनुसूची आपको पढ़नी होती है, ठीक। जितने भाग है अनुसूचियां हैं वे सब आपको इसके अंदर कवर करनी होती है, ठीक। इसी के अंदर आपको संघ और उसके राज्य कवर करने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के अंदर और भी चीजें आती है, क्या क्या आती है देख लेते हैं एक बार। हाँ चलिए, इसी के अंदर क्या आता है, इसी के अंदर आती है सिटीजनशिप, नागरिकता। इसी के अंदर मौलिक अधिकार पढ़ना में, इसी के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य की नीति निर्देशकता तो बोलते हैं, वो पढ़ना है। इसके अंदर हमें एफडी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें संविधान इंडियन पॉलिटी की, तो उसके अंदर न्यायपालिका और संस्थाएं हैं, संस्थाएं इसी के अंदर। कुल मिला के बात यह है कि जो भी शासन चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई वो सब क्या है, वो सब तुम्हारी इंडियन पॉलिटी है। और उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो जो नियम कानून या जितने भी तुम्हें बेसिक रूट्स दिए गए, ठीक, तो वे सब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन समझो एक बुक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर, एक बुक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये लोग किस किस तरीके से व्यवस्था करेंगे और इन्हें क्या क्या शक्तियां दी गई है, किस व्यक्ति का क्या अधिकार है, किसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, किस व्यक्ति को हम कैसे चुनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं संविधान, ठीक। तो संविधान असल में क्या है, आपने कभी देखा होगा कि कुछ मतलब लिए लिखा होता है सबसे बड़ा संविधान किसका है, सबसे छोटा संविधान किसका है। लेकिन कभी देखो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान किसका है ना।
तो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन कर जाते हैं, उन्हें ये क्लियर नहीं हो पाता कि सर लिखित संविधान से मतलब क्या है और अलिखित संविधान से मतलब क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि सर लिखित संविधान किसी बुक में लिखा हुआ है और ऐसा लिखित संविधान लोगों को याद है, ऐसा नहीं है। याद वाली बात नहीं है, लिखा हुआ ये भी होता है। तो फिर सर डिफरेंस क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कि सर ये लिखित है या अलिखित है? तो उसके लिए मैं आपको एक बताता हूं इसका मतलब तरीका क्या है, ठीक, क्यों इसे लिखित और कैसे अलिखित कहते हैं। देखो जिस संविधान के अंदर डीपीएसपी होंगे, मतलब डीपीएसपी नहीं, एसपी तो स्टेट पॉलिसी होगी, जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्व होंगे। क्या होंगे? नीति निर्देशक तत्व। जिस संविधान के अंदर क्या होंगे सर? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब है जहां पर संविधान का आधार लिखा हुआ है कि सर जो संविधान बनाना है वो किस आधार पर बनाना है और कितने क्षेत्र के अंदर बनाना है, ठीक, किन किन बातों पर बनाना है, ठीक, उनसे मतलब संविधान के बारे में, संविधान के अंदर कानून लिखने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि सर आपको जो कानून बनाना है वो राजनीतिक बनाना है, जो कानून बनाना है वो संवैधानिक मतलब वो आपको जो है आर्थिक बनाना है, ठीक है ना। ये सब चीजें जिस संविधान के अंदर लिखी हुई है कि संविधान का मूल आधार क्या है, उन सभी संविधान को हम कहते हैं लिखित। और जिन संविधान, हालांकि लिखा हुआ तो वहां भी होता है, लेकिन वहां पर संविधान का मूल आधार नहीं होता। ये नहीं होता कि जो कानून बनेंगे संविधान के अंदर वो किन किन पॉइंटों पर बन सकते हैं, ठीक, ये नहीं होता। आप किसी भी चीज पर कभी भी कोई भी कानून बना सकते हैं, ठीक, उसे कहते हैं अलिखित संविधान। और जहां पे आधार होता है वहां पर लिखित, और जहां पर आधार नहीं होता उसे बोलते हैं अलिखित। लेकिन ध्यान रखना दोनों संविधान लिखे हुए होते हैं किसी ना किसी बुक में, ठीक है। जैसे भारत का संविधान भी लिखित संविधान है और यूएसए का संविधान भी लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यूएसए का सबसे छोटा संविधान है। क्वेश्चन आता है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप से, तो भारत का है। और किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब लिखित रूप से क्या है, सबसे छोटा है, वो है यूएसए। क्लियर है? अलिखित के बारे में बात करते हैं। भाई अलिखित में तो ये है कि बस लिख दिया, अब आज उसका संविधान बड़ा हो सकता है, कल को उसने और कानून बढ़ा दिए तो वो छोटा हो सकता है। तो बस यहाँ पर बड़े छोटे की बात नहीं होती, बस ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से किसका संविधान अलिखित है, तो किसका है? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का। क्लियर है? चलिए इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं जी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी। वापस देखो, जैसे इंडियन पॉलिटी में मैंने बताया ना कि इंडियन पॉलिटी में वो व्यवस्थाएं आती है जो सरकार को चलाती, मतलब जो देश के अंदर व्यवस्था चलाती है। और देश के अंदर व्यवस्था कौन चलाती है सर? सरकार चलाती है, ठीक। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसे हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक किताब है जिसे किसके रूप से जाना जाता है? भारतीय संविधान के रूप से। और इस किताब के अंदर यह व्यवस्था लिखी है कि सरकार के क्षेत्राधिकार क्या है। इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? इसके अंदर हमने लिख दिया कि सरकार के क्षेत्राधिकार क्या है, सरकार किन किन क्षेत्रों में अपने अधिकार रखती है, किस किस तरीके से उसकी नियुक्ति होगी, किस किस तरीके से उसे पद से हटाया जाएगा, वो किसे इस्तीफा देगा, वो किस पद पर आएगा, कब आएगा, कितने वर्ष का समयकाल होगा, टेन्योर होगा, ठीक। वे सभी चीजें जो है किसके अंदर लिखी गई है? वे लिखी गई है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक। अगर सरकार की बात करें तो सरकार हमारे यहाँ पर वैसे तो द्विस्तरीय सरकार होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर 3 तरीके से सरकार काम करती है। कैसे? देखो, गवर्नमेंट जिसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं, और लोकल गवर्नमेंट जिसे हम स्थानीय गवर्नमेंट बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोलते हैं, ठीक। जैसे केंद्र सरकार की अगर बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक, तो पूरे केंद्र की सरकार कहलाएगी। जैसे यूपी के अंदर राज्य सरकार योगी की है, ठीक, तो योगी जी की सरकार है राज्य सरकार। लेकिन स्थानीय सरकार क्या होती है? स्थानीय सरकार होती है जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। ये सब किसके अंदर आती है? ठीक, ये भी अपने आप में एक सरकार होती है, ध्यान रखना। जो ये नगर पालिका है ये गवर्नमेंट है, ठीक। और इसका अगर केंद्र में इक्विवेलेंट देखे तो राष्ट्र मतलब जो नगर पालिका का जो चेयरपर्सन होता है ना, ठीक, अगर पूछे कि इसकी इक्विवेलेंट शक्ति किसके है, मतलब ये राज्य के मतलब लोकल स्थानीय सरकार के अंदर किसके बराबर शक्ति रखता है, तो याद रखना केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के संबंध में शक्ति रखता है, ठीक। चलिए, बट ये स्थानीय छोटे क्षेत्र में तो इस वजह से इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो नगर निगम होते हैं, ठीक, बहुत से बच्चे देखते हैं, मतलब बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर एक शब्द आता है मेयर, ठीक, क्या आता है? मेयर। एक शब्द आता है मेयर। सर ये मेयर क्या है? मतलब कुछ जगह तो हमने मेयर देखा है, मूवियों में तो देखते हैं मेयर, हमारे यहाँ पर होता नहीं मेयर। कौन है ये पद मेयर का? तो ध्यान रखना जहां पर नगर पालिका होती है, ठीक, वहां पर तो चेयरमैन होता है। क्या होता है? चेयरमैन, ठीक, नगर पालिका अध्यक्ष,
लेकिन जहां पर नगर निगम होती है ना, वहां पर उसी पद को क्या कहा जाता है, मेयर। ठीक, तो जहां पर जैसे सहारनपुर है वहां पर क्या है, मेयर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सरकार। देखो सरकार के बारे में बाद में बात करेंगे, इसे यहां से मैं हटा देता हूं, इसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक भाई, जो सरकार होती है, सरकार को भी तो क्या चाहिए, सरकार कहां होगी, किसी राष्ट्र के लिए तो सरकार होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र की। ठीक, क्वेश्चन है किस देश को हम एक राष्ट्र यानी कि नेशन कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन ही आता है कि सर किस देश को हम राष्ट्र कह सकते हैं। भाई कुछ तो कानून होंगे, कुछ तो बेसिक पॉइंट होंगे उसके। ठीक, तो उसके लिए मुख्य 4 तत्व बनाए गए हैं। भाई किसी को अगर हम राष्ट्र कहना चाह रहे हैं या किसी को हम नेशन कहना चाह रहे हैं कि भाई एक नेशन है, नेशनल है, जैसे नेशनल सॉन्ग है ना, तो नेशनल मतलब नेशन, नेशन से ही बना नेशनल, और यानी कि राष्ट्र। ठीक, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि सर ये तत्व 4 तत्व मतलब 4 तत्व इसके आधार पे बना दिए गए। और क्वेश्चन ये है कि कितने तत्व ऐसे हैं जो ये निश्चित करते हैं कि कोई एक क्षेत्र कह रहा हूं मैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई एक क्षेत्र कब राष्ट्र कहा जा सकता है। तो उसके लिए 4 पॉइंटों का होना जरूरी है। सबसे नंबर 1 बात, वहां पर जनता रहती हो, वहां पर पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो। ठीक, पता चला वहां पर कोई रहता ही नहीं, एक सिंगल आदमी नहीं रहता। ठीक, वहां पर कोई आदमी नहीं रहता, तो वो कैसे कहलाएगा, यानी कि वहां पे पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा, उसका अपना क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, अपना क्षेत्र, कि सर मेरी ये बाउंड्री है, इतने क्षेत्र में मैं हूं। ठीक, इस बाउंड्री के अंदर रहूंगा, यहां से कोई दूसरा देश है या कोई अदर चीज है। ठीक है, वहां पर सरकार भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार। भाई जो उस क्षेत्र के अंदर नियम कानून व्यवस्था बनाए रखेगी, ठीक, उसके लिए भी तो एक सरकार होनी चाहिए, तो वहां पर एक सरकार भी होनी चाहिए। दूसरा, वो संप्रभुत होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे संप्रभुत में जो है कंफ्यूजन कर जाते हैं कि संप्रभुत का अर्थ क्या है। ध्यान रखना, संप्रभुत होता है जो पूर्ण रूप से आजाद होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब जिस पर किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश या तो किसी राज्य या देश का अधिकार नहीं होता। अधिकार नहीं होता। ठीक, मतलब वो अपने कानून नियम खुद अपने कानून बनाता है, खुद उन्हें लागू करता है, सब चीजें खुद करता है। कोई दूसरा देश उस पर कोई भी किसी प्रकार का शासन नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सोवरेन यानी कि संप्रभुत। जैसे इसका एग्जांपल आपके यहीं पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है तिब्बत। देखो असल में तिब्बत जो है, तिब्बत के अंदर पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या है, बिल्कुल है सर। ठीक, टेरिटरी भी है। तिब्बत का क्षेत्र पता है कि भाई ये नेपाल हो गया, ये नेपाल का क्षेत्र हो गया, और इससे ऊपर यहाँ का क्षेत्र कहाँ है, तिब्बत का क्षेत्र। निश्चित है भाई ये तिब्बत है, ठीक है ना, ये क्लियर है। इसलिए तिब्बत है तो उसका अपना एक क्षेत्र भी है, वहां पर सरकार भी है दालाई लामा के नाम से। ठीक, सरकार भी है सर, चलिए वहां पे एक सरकार चलती है ना। ठीक, लेकिन वो सॉवरेन नहीं है, संप्रभुत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर जो अधिकार है वो चीन का अधिकार है। किसका अधिकार है? चीन का। जिस कारण तिब्बत को आप देश नहीं कह सकते। ठीक, तिब्बत कोई कहे कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है, और ऑप्शन में तिब्बत मिलता, तो तिब्बत एक देश नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक, तिब्बत क्या एक देश नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सोवरेन नहीं है, संप्रभुत नहीं है, संप्रभुत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सरकार कितने स्तर पर काम करती है। तो भी बताया सरकार काम करती है त्रिस्तरीय। ठीक, 3 स्तर पर काम करती है। वैसे हमारे यहाँ पर द्विस्तरीय प्रणाली है, लेकिन सरकार के कितने स्तर है? 3, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जैसे कि संघ सरकार, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार बोल देते हैं, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर जो काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर काम करती है। ठीक, तो सरकार के कितने स्तर हो गए सर? क्वेश्चन आ सकता है सरकार कितने स्तर पर काम करती है? 3 स्तर पर। कौन कौन से? संघ सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट। ध्यान रखना जो संघ सरकार है वो सबसे ऊपर होती है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना वो पूर्ण रूप से आजाद होती है, उस पर किसी का कोई कानून नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, जो यूनियन होती है। इसी में मैंने लिखा कि वहां पर जो संबंध होते हैं वे कैसे संबंध कहलाते हैं? स्वतंत्र। लेकिन जैसे राज्य सरकार है, अब राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार पर स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार जो है अधिकार करती है, किस पर? स्थानीय सरकार पर, ठीक है ना, यानी कि लोकल गवर्नमेंट पर। और इसे ही अधीनस्थ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जब देखो जब कोई व्यक्ति किसी के अधीन रहकर काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अधीनस्थ। अधीनस्थ। ठीक, तो लोकल जो बॉडीज है, लोकल जो गवर्नमेंट है वो कैसी सरकार है सर? एक अधीनस्थ सरकार है। ठीक, वैसे तो क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार, लेकिन कभी आ जाए निम्न में से बताइए कौन सा एक अधीनस्थ सरकार के अंदर रखा जा सकता है? तो जो किसी के अधीन काम करता है वे सब अधीनस्थ है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, जो प्रशासन होता है, प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो शासन होता है, वो आता है कार्यपालिका अंदर।
प्रशासन कार्यपालिका का, मतलब प्रशासन कार्यपालिका का ही क्या है, एक अंग है कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका भी आगे बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, चलिए ये नहीं, सरकार के अंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सरकार के अंग चल रहे थे, है ना। तो देखिए सरकार, मैंने बताया ना, देखो अब यहां पर समझना, सरकार के अंग, ठीक, सरकार के अंदर कार्यपालिका होती है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका होती है, और जुडिशरी होती है। याद रखना, जो विधायिका है जैसे कि लोकसभा हो गई, है ना, लोकसभा हो गई जी, राज्यसभा हो गई जी, क्या जी, राज्यसभा है। इन लोकसभा और राज्यसभा का काम है कानून बनाना। क्या? कानून बनाना। देखो लोकसभा के अंदर भाई ये कानून पास हो रहा है, तो बनाया उन लोगों ने, लेकिन पास हुआ तो नहीं, उसे पास कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो इसका कार्य है, जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर बैठते हैं, बहुत सारे मतलब इसके अंदर राष्ट्रपति भी आता है, बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं। उनका काम है कि इस कानून को पढ़ना, ठीक, और इस कानून को क्या करना? अनुमति देना। तो यानी कि कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू करना, और विधायिका का कार्य है कानून बनाना। ठीक, लेकिन उस कानून की जांच भी तो करेगा कोई। ठीक, तो उस कानून की जांच करना और उस कानून को बनाए रखना, बनाए रखना, ये कार्य किसका होता है? जुडिशरी, न्यायपालिका। मतलब कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक, जो भी उस समय पर उचित प्रावधान होंगे वो उस व्यक्ति पर लगाए जाएंगे। ठीक, तो वो काम कौन करेगा? न्यायपालिका। यानी कानून कौन बनाता है? विधायिका। कानून लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और उनका पालन कौन कराता है? पालन कराने का काम है किसका? न्यायपालिका का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन ये तो हो गए पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। सरकार के 3 अंग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। लेकिन क्वेश्चन आता है सरकार को चौथा अंग किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो मीडिया है, प्रेस है, ठीक, टीवी पर न्यूज जो बताते हैं उन्हें सरकार का चौथा अंग कहा जाता है। ठीक, फोर्थ स्तंभ भी कहा जाता है, चौथा स्तंभ। ठीक, सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सरकार के बारे में। तो सरकार के कितने अंग हैं? वैसे 4 है। ठीक, चौथा अंग किसे कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। अब यहां पर समझो, देखो जो सरकार है, सरकार जैसे मान लो आप सरकारी हॉस्पिटल में गए, आप कहा गए किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए, और अब सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपको अपना इलाज कराना है। ठीक, तो क्या हॉस्पिटल में जो आपकी फी लगती है, जो आपका खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्च जो होता है, क्या वो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? तो हाँ सर, बहुत ही कम होता है, लगभग न के बराबर, है ना, न के बराबर। ठीक, किसके बराबर होता है? न के बराबर। ठीक, जबकि सरकार के तो पूरा खर्चा लगता है। सरकार जो उसके अंदर डॉक्टर बैठते हैं उनकी अच्छी खासी सैलरी भी देती है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनाई है, उसमें भी खर्चा हुआ, लेकिन सरकार इतना पैसे तो नहीं लेती। ठीक, क्योंकि जो हमारी सरकार है या कोई भी सरकार है, उसका जो मुख्य कार्य है वो है लोक कल्याण। लोक कल्याण यानी कि जनता की भलाई, जनता के लिए कार्य, जनता के लिए कार्य। ठीक, लोक कल्याण की बात होती है। सरकार का मुख्य कार्य क्या है? लोक कल्याण, जनता की भलाई होनी चाहिए किसी भी तरीके से। जितनी भी योजनाएं बनाई जाएगी, जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, जितने भी बजट पेश होंगे, उन सबका मूल उद्देश्य क्या होगा? जनता की भलाई करना, जनता के लिए कार्य करना। ठीक, अब यहां पर समझो, जैसे यहां से क्वेश्चन आ जाता है व्यवस्था का कि सर जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक, जैसे पुलिस प्रशासन है, तो आप जैसे मान लो कांस्टेबल के लिए जाएंगे, यूपीएसआई के लिए जाएंगे, पुलिस प्रशासनिक किसी भी क्षेत्र के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा पद आता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो यहां के सीएम है वो कौन है? योगी जी। ठीक है, तो योगी जी ने एक मंत्रालय बनाया, जिस एक आदमी को कहा कि भाई आप लोग, आप क्या करेंगे, मतलब आप इस प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाएंगे, कानून बनाए रखने में हेल्प करेंगे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार के बाद एक आदमी आता है जिसे बोलते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, आपने सुना होगा। उसके बाद आता है डीजीपी जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है। उसके बाद आता है एडीजीपी, उसके बाद आता है आईजी जो जोन पे काम करता है, जैसे राज्यों को जोन में बांट देते हैं ना। ठीक, तो जो जोनल होता है, ठीक, जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद एडीजीपी के बाद आता है आईजी, आईजी काम करता है किसके बाद? जोन पर। उसके बाद डीआईजी के बाद आता है एसएसपी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। डीआईजी किस पर काम करता है? मंडल लेवल पर। ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन व्यक्ति किस लेवल पर काम करता है। जैसे डीजीपी किस लेवल पर काम करता है सर? स्टेट लेवल पर। आईजी किस पर काम करता है? जोन लेवल पर। डीआईजी किस पर करता है? मंडल लेवल पर, जैसे मेरठ मंडल हो गया, है ना, मंडल लेवल पर काम करता है। और एसएसपी किस लेवल पर काम करता है सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके बाद आता है एएसपी, एसपी जी से बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है डीएसपी, सीओ जी से बोलते हैं। इंस्पेक्टर को एसएचओ बोलते हैं, बात ध्यान रखना।
ठीक। उसके बाद इंस्पेक्टर आता है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर आता है जिसकी आप तैयारी करते हैं, उसके बाद एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आता है, उसके बाद हेड कांस्टेबल, देन कांस्टेबल, ठीक, जिसके लिए अब एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है कि एक व्यवस्था है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इसके बाद कौन सा पद आता है। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अच्छे से इस पर नजर मार लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं संविधान के बारे में, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, वरना जो मेन जिसके लिए हम यहाँ पर इस चैनल पर पीडीएफ क्लासेस पर आए हुए हैं, ठीक, जिसके लिए हम पीडीएफ क्लासेस पर आए हैं, ठीक, आज इस वीडियो में, तो वो है संविधान। अच्छा, एक काम करना भाई, आप लोगों को सभी को वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आपको लाइक भी करना है और सर ये शेयर भी करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और उन्हें बताना है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करना है, शेयर करना है और आपको उन्हें बताना है कि सर इस चैनल पर जाइए, आपको सब कुछ बिना किसी कटौती के, ठीक, आपको सारा रिवीजन जो है वहां पर जल्द से जल्द करा दिया जाएगा और चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। चीज़ों क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको शेयर भी करना है और जो हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू है वे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है, ठीक है ना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी, देखो ठीक है ना। चलिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और लोगों से शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कराना। शेयर करने का बस आसान सा तरीका क्या है, आप लोगों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है और लोगों का जो आपके पास कमेंट आएगा भाई ये क्या है, तो आपको उसे बताना है, ठीक। भाई एक चीज समझो, आपको ये काम करना है 1 या 2 बार, ठीक। भाई आपको जो काम करना है 1-2 बार करना है, लेकिन मैं तो आपके लिए डेली मेहनत कर रहा हूँ, इसी वजह से आप थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करना। भाई मैं आपके लिए रोजाना आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, टाइम लगता है हर चीज में। आपको मुझे 1 मिनट देना है, मैं आपको 1 घंटा दूंगा, ठीक। तो 1 मिनट के बदले आपको 1 घंटा मिल रहा है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये सब जरूर करना है, ठीक है। ये मुझे चाहिए और जो तुम्हें चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक। चलिए, बात करते हैं संविधान की। देखो, सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ। तो जो संविधान है सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये बनकर कब तैयार हुआ। बनकर ये कह दिया गया कि हाँ भाई अब संविधान हमारा पूर्ण रूप से बन गया, अब जो है चाय पानी कोल्ड ड्रिंक समोसे मंगा लो, ठीक, पार्टी करते हैं। तो वो है 26 नवंबर। वो दिन क्या है, 26 नवंबर 1949। और इस 26 नवंबर को ही, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था, ठीक। हालांकि लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था, लगभग 14 से 15 इसके अंदर हम आर्टिकल इसके अंदर हमने लागू किए थे, अनुच्छेद लागू किए थे, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक। वो उसका नियोजन था नागरिकता, है ना, कि भाई उस समय में देश का विभाजन हो चुका था, तो किस आदमी को देश का नागरिक कहा जाए, किस आदमी को देश का नागरिक ना कहा जाए, इन सबको ध्यान रखने के लिए इन सब चीजों की बात की गई थी, ठीक है। तो याद रखना, इसी वजह से 26 जनवरी को ही क्या कहा जाता है, संविधान दिवस कहा जाता है। संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान दिवस कब होता है, तो ज्यादातर लोग लगाते हैं इसका आंसर क्या, 26 जनवरी। लेकिन क्या 26 जनवरी है, नहीं, क्या है 26 नवंबर, ठीक है। चलिए, अच्छा, बहुत से विद्यार्थी मैंने देखे क्या गलती करते हैं, उन्होंने पढ़ा कि भाई संविधान दिवस कब होता है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने पढ़ा 26 नवंबर, ठीक। तो वे पूरा नहीं पढ़ते, वे 26 देख के आगे पढ़ते ही नहीं, उन्हें पता है 26 के बाद जनवरी आना है, संविधान 26 जनवरी, तो वे याद करके ही 26 जनवरी जाते हैं। बट ऐसी भूल आप मत करना, ये 26 नवंबर है, ठीक, 26 नवंबर। चलिए, संविधान क्या चीज है, क्या है संविधान, ठीक। तो एक विधिक दस्तावेज है, क्या है, एक विधिक दस्तावेज है, ठीक, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मूल नियम लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, मूल नियम लिखे गए हैं कि भाई किस आदमी को कैसे चुना जाना है, किसके पास कौन सा अधिकार होगा, नागरिक किसे कहा जाएगा, किसे नागरिकता से बाहर रखा जाएगा, कब उसे नागरिकता मिलेगी, कब उसे नागरिकता हटाई जाएगी। तो ये सब चीजें जो लिखी गई है वो लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि विधिक दस्तावेज है। विधिक मतलब कानूनी, विधिक यानी कि कानूनी, ठीक है ना, विधिक मतलब कानूनी। जहां भी विधिक शब्द का प्रयोग हो जाए वहां पे संबंधित किससे है, कानूनी से, ठीक है। उसके मूल नियम लिखे गए हैं, ठीक। इन्हीं नियम के आधार पर कानून बनते हैं, ठीक। मैंने बताया था ना कि किस देश का संविधान लिखित संविधान है और किस देश का संविधान लिखित संविधान नहीं है, तो जिसका कारण है ये मूल नियम होना। तो जिस देश के अंदर बेसिक लॉ लिखे होते हैं ना, उस देश के अंदर मतलब लिखी हुई तो दोनों ही के नियम होते हैं, मतलब दोनों के ही नियम क्या होते हैं, सर, लिखे हुए होते हैं, ठीक। लेकिन जिसके अंदर मूल नियम लिखे होते हैं, संविधान कैसे बनाना है, किसके आधार पर नियम बनाना है, उसे कहते हैं लिखित, और जिसके अंदर ये नहीं लिखा होता उसे बोलते हैं अलिखित। इतनी बात क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए, देखो संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक किताब की तरह ही तो है भाई। जो हमारा संविधान है वो क्या है, एक किताब की तरह है। अगर आप लोग देखेंगे
तो जिसे इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी वो तो एक बुक समझेगा, उसे क्या समझेगा, एक बुक, एक किताब, ठीक, उसे क्या समझेगा, किताब। तो किताब की तरह है तो इसके अंदर चैप्टर भी होंगे। तो जो वहां पर किताब में चैप्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं यहाँ पर भाग। क्या बोलते हैं? जो वहां पर अध्याय है, किताब के अंदर जो अध्याय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पर भाग बोलते हैं। क्लियर है? आगे जो अनुच्छेद है, जैसे उसके अंदर क्या है कि हम मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऊपर चैप्टर का नाम आ गया, उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, हेडिंग होते हैं कि भाई जो है, मान लो अगर मैं बात करता हूं साइंस की, तो मान लो श्यानता, मुझे किसी को बताना भाई श्यानता क्या होती है, ठीक, श्यानता क्या होती है। तो सर वो श्यानता जो उसके अंदर हेडिंग है, किसके बारे में क्या बात लिखी हुई है, वो सब यहाँ पर क्या कहलाएंगे? अनुच्छेद, आर्टिकल कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिसके अंदर हम एक ही चीज को, मतलब ऐसे कुछ समझ लो, शॉर्ट नोट्स है। क्या है? शॉर्ट नोट्स है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं भाई, एक ही चीज से रिलेटेड, भाई इससे ये भी रिलेटेड है, इससे ये भी रिलेटेड है, वे सब क्या कहलाती है? अनुसूचियां कहलाती है। ठीक, जब हमारा मूल संविधान बना तो उस समय पर, जो मूल संविधान बनने के समय पर जो उसके अंदर संविधान, मतलब जो उसके अंदर भाग थे, क्या थे? भाग थे, उनकी संख्या केवल 22 थी। क्लियर है? जो उसके अंदर अनुच्छेद थे उनकी संख्या 395, और जो उसके अंदर अनुसूचियां थी उस समय पर वो थी कितनी? 8। क्लियर है? लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि जब संविधान लिखा गया था उस समय पर जो भी उस समय पर स्थितियां थी, परिस्थिति थी, उन्हीं सबको ध्यान रखते हुए संविधान बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच बदली, लोगों का रहने सहने का तरीका बदला, तरीके बदले, सोच बदली। ठीक, तो इसी वजह से कुछ कानून बनाने पड़े। तो उन्हीं को कुछ कानून हमें हटाने भी पड़े। हमने कुछ भाग हटाए हैं, बताऊंगा। भाग 7 हमने यहाँ पर हटा रखा है, हमारे संविधान के अंदर भाग 7 नहीं है अब वर्तमान में। ठीक, याद रखना। ठीक, तो कुछ कानून हमने बढ़ाए, कुछ भाग बनाए, कुछ भाग हमने हटाए, और उन सब के मिले जुले होकर आज हमारे पास टोटल 25 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद कह रहा हूं? 25 भाग है। कितने भाग है सर? 25 भाग है। क्लियर इतनी बात? अब उस समय पर जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, लेकिन सेम वही बात कि लोगों की सोच, व्यवस्था, रहने का ढहने का तरीका, ठीक, समय के साथ बदलाव के साथ उन्होंने कुछ अनुच्छेद बढ़ाए, कुछ कानून बढ़ाए, कुछ हटाए। ठीक, तो उन्हें सबकी व्यवस्था बढ़ाने और घटाने के बाद आज 465 है। अनुसूचियों की बात करें तो प्रारंभ में अनुसूचियां जब मूल संविधान था तो 8 थी, और आज अनुसूचियां कितनी है? 12 है। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखो, मैं यहां पर कोशिश ये भी कर रहा हूं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी चीजें समझ में आए। ठीक है ना? हालांकि यहां पर रिवीजन जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट रहने वाला है, मतलब आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, चलिए, आप कहीं कहीं लिखा देखेंगे CAA। ठीक, क्या देखेंगे? CAA। मैंने कहीं कहीं लिख रखा है CAA। तो CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। ठीक, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, देखो, संविधान संशोधन अधिनियम किसके अनुसार परिवर्तित होता है? क्वेश्चन आता है कि संविधान के अंदर कोई कानून बनाना है, कोई कानून हटाना है, उसका जो संशोधन होगा उसके लिए भी तो कोई ना कोई आर्टिकल बनाया गया होगा। ठीक, तो उसके लिए जो आर्टिकल बनाया गया, उसके लिए जो अधिनियम बनाए गए, वह अधिनियम बनाए गए 368 के अंदर। ठीक, तो यानी क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अंदर संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, तो वह 368, और इसी अनुच्छेद के अनुसार कुछ कानून हमने बढ़ाए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो सर सबसे पहला जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 1991 में। क्लियर है? कब होता है सर? 1991 में। सबसे पहला कब होता है? 1991 में। किससे संबंधित था? भूमि सुधार, यानी कि लैंड रिफॉर्म से। ठीक, किससे संबंधित था? भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से। उसके बाद अब लास्ट की बात कर लेते एकदम। जैसे 101वां संविधान जो संशोधन होता है वो 2017 में होता है। किससे संबंधित? GST से। क्लियर है? ये सब याद रखने हैं आपको, जो मैंने लिखे हुए वे तो याद करनी है। 102वां जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 2019 में, OBC आयोग संविधान अधिनियम। ठीक, OBC आयोग संविधान अधिनियम। 103वां जो होता है वो होता है 2019 में, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था आर्थिक आधार पर। किसे दिया गया था? आपने देखा होगा, जनरल को दिया जाता है ना। ठीक, जनरल को 10% का कमीशन, 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक, आर्थिक आधार पर, भाई जिस व्यक्ति की तनख्वाह, जिस व्यक्ति की पारिवारिक जो तनख्वाह है वो 5 लाख से कम है, और भी जो है उसका घर इतने गज से कम होना चाहिए, ये सब नियम कानून ध्यान रखते हुए, ठीक, एक 10% रिजर्वेशन दिया गया है जनरल को। कौन से अधिनियम के तहत? 103 2019 में। क्लियर इतनी बात? तो ये आपको याद रखना है कि कौन से अधिनियम में कौन सी बात की गई। आगे चलते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे आप मान लीजिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन में है जो आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखो, संविधान का मतलब क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन आपके पास 23 है, 24 है, 22 और 25 है। तो याद रखना, कभी अगर आपके पास आता है संविधान में कितने भाग हैं, तो आप हमेशा आंसर 22 ही लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन चाहे 25 भी क्यों ना हो, चाहे 25 भी हो, तब भी आप आंसर क्या लगाएंगे? 22 ही लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन आपको 24, 25, 26 और 23 मिलता है, लेकिन एक्चुअल में तो 22 थे,
लेकिन अगर 22 ऑप्शन में नहीं मिला, 22 ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर मजबूरन आपको क्या आंसर लगाना होगा, इसका 25 लगाना होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने आर्टिकल है? तो संविधान में भी बताया ना 395 आर्टिकल है। अगर कभी क्वेश्चन आए कितने आर्टिकल है तो 395, लेकिन अगर 395 के साथ 465 भी है तो भी आप 395 ही आंसर मार्क करेंगे। लेकिन यदि 395 नहीं है तो फिर मजबूर है ना आपको 465 को ही वहां पर मार्क करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? फिक्स है, चाहे 8 हो चाहे 12 हो, तो आपको हमेशा 12 ही लगाना है। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन करते हैं, सर दो आंसर है, कौन सा लगाए? किसी में कोई सा आंसर आ जाता है, किसी में कोई सा आंसर आ जाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक, संविधान के अंदर अब कभी भी अनुसूची आए, भले ही 8 ऑप्शन हो, लेकिन आप क्या लगाएंगे? हमेशा 12 ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। 12 अनुसूचियां हैं, तो इन सभी अनुसूचियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो, मैं साथ के साथ आपको अनुसूची याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक, ट्रिक मेरे पास है, मैं साथ के साथ यहीं पे वीडियो में समझाता चलूंगा। याद रखना, चाहे पहला भाग हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो यानी कि आर्टिकल, और चाहे पहली अनुसूची हो, उन सबके एक ही नाम है। उन सबके कितने नाम है सर? एक ही नाम है। क्या है? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र से संबंधित बात है। ठीक, यानी कि क्षेत्र अधिकार कितना है, क्या क्षेत्र है, इन सब चीज के बारे में, क्या क्या हमारे क्षेत्र के अंदर आता है, कितने राज्य है, कितने संघ शासित राज्य है। तो सर स्टेट यानी कि राज्य। तो भारत के अंदर आज कितने राज्य हैं सर? 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित, यूटीज का मतलब हो गया राज्य, केंद्र शासित राज्य। क्या मतलब हो गया? केंद्र शासित राज्य। ठीक, तो कितने हैं सर में? वह 7 + 2 यानी कि 9। क्लियर इतनी बात? दूसरी अनुसूची, देखो दूसरी अनुसूची को याद करने का मतलब है सेकंड। कैसे याद रखो? सेकंड। तो सेकंड से बनी सैलरी, ऐसे याद करो, सेकंड से बनी सैलरी। सैलरी मतलब वेतन। वेतन हो गया, अलाउंसेस यानी कि भत्ते हो गए, पेंशन हो गई। ठीक, तो इसके अंदर जो है पेंशन बताई गई, वेतन बताया गया, भत्ते बताए गए। ठीक, इसके अंदर किस किस के पेंशन सैलरी के बारे में बात की गई? जैसे इसके अंदर राष्ट्रपति की सैलरी की चर्चा की गई है, इसके अंदर चेयरमैन, ठीक, और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में यहाँ पर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, डेप्यूटी का मतलब उपाध्यक्ष, चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष होता है हमेशा। ठीक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कि राज्यसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा और एलसी का मतलब लोकसभा के अंदर है, उनकी सैलरी की बात की गई। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा और राज्य लेजिस्लेटिव, इसका मतलब हो गया लोकसभा, ये हो गया तुम्हारा लोकसभा, और ये हो गया तुम्हारा, ये आपका हो गया एलसी, यानी कि इसे बोलेंगे राज्यसभा, और इसे बोलेंगे हम विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक, इसे बोलेंगे लोकसभा या इसे बोलेंगे विधानसभा। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, चलिए सीएजी के वेतन की बात की गई। सभी जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का, सभी जज के वेतन की बात यहां पर की जाती है। ठीक, दूसरी अनुसूची में आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची ऐसे याद कर ली, टीएच का मतलब थर्ड। क्या? थर्ड, टीएच, ऐसे थर्ड टीएच। ठीक, तो थर्ड का मतलब ओटीएच, तो ओथ का मतलब क्या होता है सर? शपथ। इसमें शपथ आ रखी है किसकी? इसके अंदर सभी संघ सरकार के सभी मंत्रियों की शपथ है, राज्य सरकार के सभी मंत्रियों की शपथ है, लोकसभा राज्यसभा के सभी मंत्रियों की शपथ है। ठीक, इसके अंदर एलए और एलसी यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के सभी एमएलए और एमएलसी की शपथ है। इसके अंदर सभी जज की शपथ है, इसके अंदर सीएजी की शपथ है। लेकिन कुछ पॉइंट यहां पर ध्यान रखते हैं। क्या पॉइंट है सर में? वे पॉइंट ये है कि इसके अंदर किस किस की शपथ नहीं आती, जो कि कंफ्यूजन कर जाते हैं बहुत से विद्यार्थी। देखो, राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, याद रखना। उपराष्ट्रपति की भी शपथ नहीं है, और गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के राज्यपाल की भी शपथ नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। ये आर्टिकल 60 के अंदर है, वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 69 के अंदर है, और गवर्नर ऑफ स्टेट की जो शपथ है वो आर्टिकल 159 के अंतर्गत है। ध्यान रखना, ये शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं आती। नोट करके लिख लेना इस बात को।
ठीक, चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो इसे हम लिखते हैं 4। रे का मतलब रे, रा का मतलब राज्य में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और ये क्वेश्चन अभी यूपीएसआई 2021 में आया है, यूपीएसआई 2021। ठीक, 1 दिसंबर 3rd शिफ्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, जैसे क्वेश्चन आता है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीट है, राजस्थान के अंदर 10 सीट है, ठीक, तो ये अलग अलग सीट है, किस राज्यों को कितनी सीटें मिलेगी वो बताया जाएगा 4 यानी कि रैम राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। ठीक, 5वीं की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची, सॉरी, चलिए 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 5 का मतलब हो गया 5, ठीक, यानी कि 5 का मतलब हम सब एक साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे सर? हम सब कैसे रहेंगे? एक साथ रहेंगे, ठीक, यानी कि पांचों मिलकर रहेंगे। कहते हैं ना भाई मुट्ठी बन गई, यानी कि पांचों मिलकर रह रहे हैं। तो इस क्या है कि इसमें सरकार ने ये चीज सोची, उसने कहा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियां जितनी भी हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियां जितनी भी है, ठीक, उन सबको आर्टिकल 5 के अंतर्गत रखा गया। लेकिन किन राज्यों को छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आया था, यूपीएसआई में ही आया था, सेम डे। यूपीएसआई 1 दिसंबर 3rd शिफ्ट का ही ये क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को छोड़कर, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर बाकी सभी के लिए, बाकी सभी राज्यों के लिए कानून की व्यवस्था की गई है। तो 5वीं के अंदर, जबकि छठे में 6 यानी कि फिक्स, 6 में क्या कर दिया सर? राज्य कर दिए गए फिक्स। इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, ज्यादातर ने इसका आंसर 6 लगाया, लेकिन आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, इसका आंसर 6 नहीं, आंसर क्या था इसका? 5। आगे चलते हैं, 7वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। ठीक, 7वीं अनुसूची मतलब 7, 7 का मतलब ऐसे याद कर लो, 7वीं अनुसूची, से बना 7, तो 7 से बना सूची, से क्या बना? सूची। ठीक, तो कितनी प्रकार की सूची है? तो ये हमारे पास जो सूचियां हैं वो 3 प्रकार की है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची राज्य मतलब संघ सूची केंद्र की होती है जिसके अंदर टोटल 100 विषय है, राज्य सूची राज्य सरकार की होती है जिसके अंदर टोटल 61 विषय है, और समवर्ती सूची में संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों का हिस्सा होता है। ठीक, जिसके अंदर 52 है। ठीक, एक इसी तरीके की एक लिस्ट आती है जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट लिस्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट लिस्ट। अवशिष्ट यानी कि रेसिडुअल लिस्ट। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इन सूची के अंदर कवर नहीं हो पाए, छूट गए, तो जो विषय छूट जाते हैं उन एक अलग लिस्ट में रख दिया जाता है, जिसका मतलब है अवशिष्ट लिस्ट, यानी कि ये इसमें नहीं है, अवशिष्ट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में शामिल नहीं होते, मतलब उन्हें किसी भी लिस्ट में नहीं शामिल किया गया। ठीक है ना। चलिए, जैसे संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं वे देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर रेलवे आता है, ठीक, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेशी नीतियां आती है, ठीक है, सेंसस यानी कि जनगणना आती है, इसके अंदर बैंकिंग आती है, शेयर मार्केट आती है, इंश्योरेंस आता है, इसी के अंदर यूनिटी और इंटीग्रेशन आता है, ठीक, यानी कि अखंडता आती है। ठीक, क्या आती है? अखंडता, एकता और अखंडता। एटॉमिक एनर्जी, ठीक, यानी कि परमाणु शक्ति, युद्ध और युद्ध शांति, युद्ध की घोषणा, युद्ध शांति। नागरिकता इसी में ही आती है, डिफेंस, ठीक, रक्षा इसी के अंदर आता है। कौन पैसे देता है डिफेंस को? ठीक, केंद्र सरकार की नौकरी बोलते हो ना आप, तो केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र के अंदर आता है। ठीक, पोस्ट ऑफिस, ठीक, और जितनी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग स्कीम बनाई जाती है, बचत खाते, बचत स्कीम जितनी बनाई जाती है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत। सेम ऐसे ही देख लेते हैं राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत टोटल 61 विषय आते हैं, ठीक, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 66 विषय से उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया गया? 61 में। यानी कि पहले उसमें कितने विषय थे प्रारंभ में? 66, लेकिन आज कितने हैं? 61। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, अब ये 5 विषय कहाँ गए? तो आगे चलेंगे बताऊंगा मैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही समवर्ती सूची में 5 विषय को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। चलिए, जैसे कानून व्यवस्था, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ होता है ना कि भाई ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये मध्य प्रदेश की सरकार है, या ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, तो कानून व्यवस्था जो होती है वो राज्य की होती है। ठीक, भूमि और भूमि का राजस्व सारा राज्य को मिलता है। अल्कोहल जो रिलेटेड होता है, अल्कोहल हर राज्य में अलग अलग कीमत का होता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा ना, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्हें पता होगा, हर राज्य की कीमत याद होगी ना, है ना, इन्हें पता होगा किस राज्य में कितना मिलता है। ठीक है ना। तो क्योंकि हर राज्य में अलग अलग वैरी है, तो इसका मतलब राज्य के अनुसार ये सब कुछ है। बाजार और मेले, जितने भी फेयर्स लगते हैं, जितने मेले लगते हैं, जितने भी बाजार लगते हैं, मीना बाजार, ठीक, बड़ा बाजार, मंगल बाजार, जितने मेले लगते हैं अलग अलग, ठीक, दिवाली मेला, ठीक, तो ये सभी के सभी का जो खर्चा होता है या जो इनकी इनकम होती है वो सब की सब किसके पास जाती है? राज्य सरकार। लोक व्यवस्था,
पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, यानी कि लोगों की स्वास्थ्य और उनकी क्या बोलते हैं इसे, स्वच्छीकरण, ठीक, यानी कि उन्हें स्वस्थ रखना, ठीक, स्वच्छ उन्हें साफ सुथरा रखना, किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि स्वच्छता, ठीक। कृषि और सिंचाई भी किसके अंतर्गत आती है, राज्य सरकार, राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं जी, अब आती है संवर्ती सूची। जैसे कि मैंने बताया ना सर, 42वीं अनुसूची के द्वारा वहां से 5 विषय निकाल दिए गए। तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिए गए, जो विषय वहां से 5 निकाले थे वो उठाकर यहाँ पर डाल दिए, ठीक। और इसके अंदर टोटल कितने विषय हैं वो मैंने अभी बता दिया आपको। तो इसके अंदर कौन कौन से विषय वो देख लेते हैं। इसके अंदर आता है शिक्षा 1, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यूपीएसआई के अंदर याद की होगी और याद करनी भी है क्योंकि आता है यहाँ से क्वेश्चन। न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं वे सब किसके अंदर आते हैं, संवर्ती के अंतर्गत आते हैं। मैगजीन, बुक भी, इलेक्ट्रिसिटी भी और सोशल इकोनॉमिकल प्लानिकल भी सभी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची का मतलब है किसका, भाषा से। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या रखा गया, भाषा, ठीक। तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी सर, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। कौन कौन सी संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई वो आपके सामने है। जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, या ट्रिक है इसकी, नमक जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई, ठीक। कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है, गोवा के राज्य में बोली जाती है, याद रखना। आगे 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोगरी, संथाली, बोडो और मैथाली जोड़ी गई, ठीक। तो जैसे बोडो कहां की होगी, असम की, मैथिली हो गई बिहार की, ठीक, और डोगरी हो गई जम्मू कश्मीर की, और संथाली होगी झारखंड की, ठीक। तो ये याद रखना कि इस राज्य की कौन सी भाषा है। 9वीं अनुसूची, नोवे, नो का मतलब नोवे, नो का मतलब नोवे, नोवे का मतलब हो गया, अभी देखो 8 थे ना पहले, कितने थे, 8 अनुसूची थी, अभी सबसे पहली अनुसूची जुड़ी, ठीक। और मैंने बताया कि 51वें, ठीक, मतलब सबसे पहला जो संविधान संशोधन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 1951 में। जो सबसे पहला होता है वो कब होता है सर, 1951 में होता है सबसे पहला संविधान संशोधन, ठीक। इसके अंदर वे विषय रखे गए जिन्हें आप न्यायपालिका के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते, और भूमि सुधार भी रखा गया इसके अंदर, ठीक। तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन था वो अनुसूची का था, जिसके अंदर क्या जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्ष आपको पता ही चल गया 1951, ठीक है। आगे चलते हैं, 10वीं अनुसूची देखते हैं जी। 10वीं अनुसूची का मतलब हो गया दय से 10, दय से दल, ऐसे याद कर लो, दय से 10 और दय से दल। तो यानी कि दल बदल कानून के बारे में यहां पर बात की गई, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ठीक। ये हुआ सर आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक। इसमें क्या कहा गया, यानी कि देखो बहुत से लोग क्या होते थे, बहुत से जो राजनीतिक आदमी होते थे वे जीतने के बाद क्या करते थे, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते थे, और पता चला 2 पार्टी है ए और बी, भाई बी, ए वाला आदमी छोड़कर बी में चला गया, ए की सरकार गिर गई, बी की सरकार बन गई। इस तरीके से है ना, लोग बाग इधर उधर भागते रहते थे जीतने के बाद, जीतने से पहले जा सकते हो, कोई कानून नहीं। तो इसी वजह से एक दल बदल कानून बनाया गया। उसमें कहा गया यदि 2/3 सदस्य, उस पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अपने पद को छोड़ते हैं, यानी कि किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 2/3 से कम व्यक्ति एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, ठीक, 2/3 से कम व्यक्ति, तो उस पर दल बदल कानून लगाया जाएगा, ठीक, जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची आती है, गैसे मतलब 11, गैसे बना 11 ग्राम, गैसे 11 और गैसे ही ग्राम, 11 और ग्राम, ठीक। तो इसका मतलब हो गया ग्रामीण स्थानीय सरकार, जिसे ग्रामीण पंचायत बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। 73वें सीए यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक। इसके अंदर आर्टिकल कहां से आते हैं, इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल आते हैं, यानी कि टोटल इसके अंदर 16 आर्टिकल है। और कितने विषय हैं इसके अंदर विषय रखे गए 29, ठीक, 29 विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके बाद चलते हैं सर, उसके बाद चलते हैं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। 12वीं अनुसूची को देखो, जहां पे ग्राम पंचायत आएगी ना, याद रखना, जहां भी ग्राम पंचायत आएगी, ठीक है, उसके बाद नगर पालिका की बात की जानी है। किसकी बात की जाएगी, नगर पालिका की, ठीक। तो पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका की शक्तियां 74वें संविधान संशोधन के 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक रूप दे दिया गया है ना। देखो एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि
सर जो ग्राम नगर पालिका है उसे संवैधानिक रूप कब दिया गया? तो संवैधानिक रूप दिया गया 1992 में। सेम यही कंडीशन किसके लिए है? सेम यही कंडीशन आपकी इसके लिए ग्राम पंचायत के लिए है। संवैधानिक रूप कब मिला? 1992 में। ये दोनों याद रखना, इनका संवैधानिक रूप आ जाता है, इन्हें संवैधानिक अधिकार कब मिले। ठीक, इसके अंदर कितने आर्टिकल है सर? इसके अंदर जो आर्टिकल है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, टोटल 18 आर्टिकल बैठते हैं और विषय भी कितने हैं? सेम 18 ही विषय है। अतिरिक्त भाग जो जोड़े गए, मैंने बताया था ना कि पहले 22 थे, पहले कितने भाग थे? 22, लेकिन आज कितने हैं? 25। तो जो अतिरिक्त भाग जोड़े गए वो कौन से थे? तो पार्ट 4A जोड़ा गया जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात की गई। मौलिक कर्तव्य की बात की गई। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976। जो दूसरा भाग जोड़ा गया वो जोड़ा गया 9A शहरी स्थानीय सरकार के द्वारा। ठीक, 74वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं और क्या जुड़ा है सर? इसके अंदर जुड़ा है 9B सहकारिता। ठीक, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। और जो चौथा भाग जुड़ा है वो जुड़ा है न्यायाधिकरण के द्वारा और 92वें संविधान संशोधन 1976 में। अब देखो पहले 22 थे, 4 इसमें जोड़ दिए तो 26 हो गए, लेकिन इसके अंदर से 7वां देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है भी आगे, इसके अंदर जो भाग 7 है, पहले कितने थे सर? 22, 4 इसमें हमने अभी जोड़े तो कितने हो गए सर? 26। लेकिन जो 7वां भाग है 1956 में से हटा दिया गया था। ठीक, और एक भाग कर देते हैं माइनस, तो प्रेजेंट में कितने भाग बैठते हैं? 25। क्लियर इतनी बात? कैसे 25 हुए वो आपको पता चल गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद आगे क्या रहने वाला है। इसके बाद अब आएगा आपका संघ सरकार। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? संघ सरकार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। ठीक, यदि आपको सभी बातें क्लियर हुई है तो आप बिना लाइक किए मत जाना, कमेंट किए बिना मत जाना। आपको सभी को कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर सब्सक्राइब सब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कराना है। ठीक, मैं आपको 1 मिनट के बदले, आपकी 1 मिनट के बदले रोजाना 1 घंटा दूंगा। ठीक है ना? चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल को। ठीक, नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी क्लास 2 में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।